हेलो गाइज, वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी एंड माई सेल्फ आर.डी. चौधरी। आज अपन बात करेंगे स्पेशल क्लास नोरसेट के बारे में, जिसके अंदर ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी इमेज को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है इमेज से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्टली फ्रेंड्स, जो आजकल अपना जो टॉपिक चल रहा है वो सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी नोरसेट एग्जाम होने वाला है इसके अंदर एग्जाम के अंदर जो मेन कंसेप्ट रहता है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का ही रहता है। और इससे पहले अपन ने आईसीयू से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए थे, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 4 पार्ट के अंदर। इसके अलावा जीआईटी के इंस्ट्रूमेंट अपन सारे डिस्कस कर चुके हैं। यूरोलॉजी से रिलेटेड अपन सारे इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कैनुला से रिलेटेड हो गए, इस तरह से क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करना। बट इसके लिए भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं। 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट को अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज अपना पार्ट फर्स्ट है। ओके फ्रेंड्स, वैसे मोस्टली जो नर्सिंग ऑफिसर होता है उनका ऑपरेशन थिएटर से कम ही वास्ता रहता है, इसलिए उनके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं रहती है नर्सिंग ऑफिसर्स को। इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली आईसीयू से रिलेटेड, वार्ड से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको जनरली देखते रहते हैं और उनके ऊपर प्रैक्टिस भी होती रहती है। बट ऑपरेशन थिएटर में वही लोग ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं जो ओटी में काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट जो इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए अपन 1 बाय 1 यहाँ पे एक एक इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी लिस्ट देखते हैं। आज की क्लास में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अपन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ओटी टेबल, नंबर 2 मायो स्टैंड, नंबर 3 रिंग स्टैंड, नंबर 4 एनेस्थीसिया ट्रॉली, नंबर 5 ओटी लाइट, नंबर 6 क्रायोथेरेपी मशीन, ऑप्शन नंबर 7 ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप, नंबर 8 इमेज इंटेंसिफायर, नंबर 9 ऑटोक्लेव्स, नंबर 10 ओटी फोगर मशीन, नंबर 11 हार्ट लंग्स मशीन, नंबर 12 किक बकेट, नंबर 13 सर्जन लेंस ग्लासेज, नंबर 14 सर्जिकल ग्लव्स, नंबर 15 सर्जिकल मास्क एंड नंबर 16 सर्जिकल केप, नंबर 17 सर्जिकल गाउन, 18 इलेक्ट्रो सर्जिकल कोर्टरी मशीन, नंबर 19 इलेक्ट्रो सर्जिकल कोर्टरी पेंसिल एंड नंबर 20 लास्ट डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलर एंड बाइपोलर कोर्टरी। ओके फ्रेंड्स, ये जो 20 क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनमें से मोस्टली 50% से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर विद इन 2 ईयर आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अपन को डिस्कस करना है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। वैसे ये ओटी टेबल का डायग्राम है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस ओटी टेबल के ऊपर काफी सारे आपको इधर उधर काफी सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं। मींस ओटी टेबल को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसके ऊपर पेशेंट को किसी भी पोजीशन के अंदर और किसी भी पार्ट को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए सपोर्टर्स की हेल्प से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। यानी इसको शेप को बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया हुआ है। इधर से इधर काफी सारे इसके स्टैंड है ऊपर नीचे करने के, तो स्पेशल डिजाइन किया हुआ होता है इसको। इसको अपन वैसे ओटी टेबल बोलते, मींस ऑपरेशन थिएटर टेबल। अब इसकी थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं। An operating table, sometimes called operating room table, is the table on the patient lies during surgical operation. This surgical equipment is usually found inside the surgery room of a hospital. हॉस्पिटल के अंदर जो सर्जरी रूम होता है, जो ऑपरेशन थिएटर होता है, उसके अंदर होती है ये। और इसके साथ ही साथ इसको अपन ओटी टेबल को, ऑपरेशन थिएटर टेबल को ऑपरेटिंग रूम टेबल भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे भी आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये भी वैसे ऑपरेशन थिएटर का इंस्ट्रूमेंट है। इसको बोलते हैं अपन मायो स्टैंड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। जो मायो स्टैंड है, ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और जो मटेरियल होता है सर्जरी से रिलेटेड, उन सभी इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर रखा जाता है। और जो ऑपरेटिंग साइट होती है वहां पे जो सर्जन होता है वो अपने पास में रखता है, जिसके कारण से इधर उसको कन्वेंस ना करना पड़े। इसलिए जो ऑपरेशन साइट होती है उसके पास में रखा जाता है। और जो एक लेवल पे इसके ऊपर एक इस तरह से स्टैंड होता है,
इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है कि जो लेवल होता है सर्जिकल साइट का, उस साइट के लेवल तक इसको ऊपर या नीचे करके एडजस्ट कर लिया जाता है। और जो ऊपर एक ट्रे लगी होती है, इस ट्रे के अंदर जितने भी स्ट्राइल यानी जो स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको रखा जाता है। और उनके साथ ही साथ जो स्ट्राइल मटेरियल होता है, जो ऑपरेशन के दौरान उस साइट पे यूज हो रहा है, उसको वहां पे रख लिया जाता है, जिसके कारण से उसको बार बार उस सर्जिकल साइट से इधर कन्वेंस नहीं करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके अपन थ्योरेटिकल पोर्शन को देखते हैं। मायो स्टैंड आर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट स्टैंड विथ ए ट्रे ऑन टॉप यूज टू होल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल ड्यूरिंग ऑपरेटिंग रूम। देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, वह ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। पोर्टेबल मींस इसके नीचे देखो आपको व्हील लगे होते हैं, यानी इसको इधर से इधर अपन मूवमेंट करवा सकते हैं, जहां पे अपने को इसकी नीड होती है वहां पे इसको ले जाया जा सकता है। तो एक तरीके से पोर्टेबल स्टैंड है। और इसके साथ ही साथ इसके टॉप के ऊपर एक ट्रे लगी होती है, और इस ट्रे के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड किया जाता है, रखा जाता है। और उसके साथ ही साथ वहां पे जो और ऑपरेटिंग रूम से रिलेटेड जो अदर मटेरियल होता है, जो ऑपरेशन साइट पे यूजेज होता है जिनका, उनको इसके अंदर रखा जाता है। मायो स्टैंड प्रोवाइड ए कॉन्वेंट लोकेशन विच कैन बी स्टरलाइज्ड एंड पोजिशनेड क्लोज टू सर्जिकल साइट विदाउट गेटिंग इन द वे। उसको बार बार इधर से इधर मूव ना करना पड़े, इसलिए जो सर्जिकल साइट है उसके क्लोज यानी उसके जस्ट पास में इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग सेटअप कर लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। वैसे जो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ये वैसे लेबोरेटरी के अंदर भी होता है और उसी के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी होता है। बट आज अपन ऑपरेशन थिएटर के इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, तो अपन ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड बात करेंगे इसकी। जो आपको यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसका नाम है रिंग स्टैंड। ओके फ्रेंड्स, वैसे एक तरह से मेटल स्टैंड होता है, मेटल का स्टैंड होता है। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। ए मेटल स्टैंड कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग अपराइट रोड, एक लंबी रोड लगी होती है मेटल का स्टैंड के साथ में, अटैच्ड टू हेवी रेक्टेंगुलर बेस। इसका जो बेस होता है, एक तो वो रेक्टेंगुलर होता है और उसके साथ ही साथ बहुत ही हेवी होता है। मींस इसका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके अंदर अपन जो ये रिंग शेप यहाँ पे स्टैंड लगे हैं, इस स्टैंड के अंदर अपन कुछ आइटम्स इसके अंदर रख देंगे तो उसके वेट से इधर ये मूवमेंट नहीं करे। इसलिए जो इसका बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और बहुत ही हेवी होता है। यूज्ड विथ रिंग्स एंड क्लैंप फॉर सपोर्टिंग लेबोरेटरी एपरेटस। जो लेबोरेटरी कोई भी एपरेटस होते हैं, जो लेबोरेटरी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जिनका ऑपरेशन थिएटर में भी यूज होता है, तो उनको इसके अंदर रिंग्स के अंदर वहां पे होल्ड करके रखा जाता है। किसमें? इस क्लैंप के अंदर उनको होल्ड कर दिया जाता है और जहां पे नीड होती है वहां उस सर्जिकल साइट के पास में रख लिया जाता है और नीड के अकॉर्डिंग यूज करके वापस इसी स्टैंड के अंदर रख दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनेस्थीसिया ट्रॉली। यहां आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत ही स्पेशल रूप से इसको डिजाइन किया जाता है। एक तरह से एनेस्थीसिया ट्रॉली होती है, यानी जो एनेस्थीसिया के अंदर यूज होने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस वो सभी होते हैं, वो इसी टेबल के अंदर होते हैं, इसी ट्रॉली के अंदर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका अपन इसके साथ ही एक स्टैंड लगा होता है जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड्स वगैरह या फिर एनेस्थीसिया के दौरान उसको कोई भी मेडिसिन वगैरह देनी होती है, वो इसके ऊपर हैंगिंग कर दी जाती है। इसके टॉप के ऊपर जो भी मेडिसिन एनेस्थीसिया के यूज में आने वाली होती है उनको रख दिया जाता है। इसी के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसका अपन थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं। एनेस्थीसिया कार्ड्स भी इसको बोलते हैं ट्रॉली के साथ साथ। तो जो एनेस्थीसिया ट्रॉली होती है वो हॉस्पिटल डिवाइस यूज टू स्टोर टूल्स दैट आर नेसेसरी फॉर एड ड्यूरिंग प्रोसीजर दैट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। ओके फ्रेंड्स, जब पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है तो उस दौरान कुछ इस तरह के जो टूल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होते हैं या उस टाइम जिनका यूज होता है, उन सभी टूल्स को अपन इस ट्रॉली के अंदर रख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए इसको अपन एनेस्थीसिया ट्रॉली बोला गया है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वैसे एग्जाम के अंदर आया हुआ है पिछली बार। इसको बोलते हैं अपन ओटी लाइट। इसका दूसरा नाम है सर्जिकल लाइट और एक दूसरा और भी नाम है, इसको अपन ऑपरेटिंग लाइट भी बोलते हैं। ओटी लाइट मींस ऑपरेशन थिएटर लाइट, सर्जिकल लाइट भी बोला जाता है, ऑपरेटिंग लाइट भी बोला जाता है, यानी अलग अलग तरह के इसके नाम है। ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्पेशल रूप से डिजाइन की हुई लाइट्स होती है, जो सर्जिकल साइट होती है उसको अच्छे से विजुअलाइज किया जा सके वहां पे। यानी इसकी लाइट है उसको इसके अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है कि बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं हो जिसके कारण से वो दिखाई न दे,
बल्कि जो अपनी आंखें है उन आंखों से अच्छे से दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग इसकी लाइट को एडजस्ट किया जाता है। और ये इस तरीके से मूवमेंट होती है इसकी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर से जो इसकी रूफ होती है, जो ऑपरेशन थिएटर की रूफ होती है, उस रूफ पे अटैच किया हुआ है इसको। और उसके बाद दो लाइट है, इन लाइट्स को किसी भी एंगल पे मूवमेंट कराया जा सकता है। ओटी लाइट इज मेडिकल डिवाइस intended to assist medical personnel during surgical procedure by illuminating a local area or cavity of patient। जो लोकल एरिया यानी जिस एरिया पे अपनी पूरी बॉडी सरफेस पे किसी भी एरिया पे जहां ऑपरेटिंग साइट होती है, उस ऑपरेटिंग साइट पे उस केविटी पे इसको वहां पे फिक्स किया जा सकता है लाइट को। ओके फ्रेंड्स, और एक तरह से मेडिकल डिवाइस है, यानी ऑपरेशन थिएटर के लाइट है जो मेडिकल प्रोफेशनल होता है, जो सर्जन होता है वो यूज करता है कहां पे, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे भी आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये क्रायोथेरेपी मशीन है। ओके फ्रेंड्स, क्या है ये क्रायोथेरेपी मशीन है। क्रायोथेरेपी इज यूज्ड इज एन एफर्ट टू रिलीव मसल पेन, स्प्रेन एंड स्वेलिंग आफ्टर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज और सर्जरी। जब सर्जरी के दौरान कोई किसी भी प्रकार के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार की स्वेलिंग आ जाती है, उससे किसी प्रकार का उनमें स्प्रेन आ जाता है, कोई खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण से वहां पे मसल पे कुछ पेन क्रिएट होता है, यानी वहां पे पेन कोज होता है। तो उसको रिलीव कराने के लिए, ओके फ्रेंड्स, उसको रिलीव कराने के लिए वहां पे इसका क्रायोथेरेपी का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओके फ्रेंड्स, सॉरी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप। यहां पे भी आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोस्कोप है, बट इसको ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप इसलिए नाम दिया गया है कि ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेटिंग साइट पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से काम में आता है, तो इसको ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप नाम दिया गया है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं, एन ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और सर्जिकल माइक्रोस्कोप। देखिए इसके यहाँ पे दो नाम है, इसको ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है, इसको सर्जिकल माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, मैंने बोला इससे कि ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ही है, बट ये ऑपरेटिंग साइट पे यूज होता है, इसीलिए इसको ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप बोला गया है। बल्कि ये है कौन सा, ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। स्पेसिफिकली डिजाइनेटेड टू बी यूज्ड इन सर्जिकल सेटिंग। जो सर्जिकल साइट होती है उसके ऊपर स्पेशली इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उस सर्जिकल साइट पे इसको सेटअप किया जा सकता है, टिपिकली टू परफॉर्म माइक्रो सर्जरी। और किस लिए किया जाता है, जब किसी माइक्रो सर्जरी करनी होती है, यानी बहुत ही छोटे पार्ट्स की यदि कोई सर्जरी करनी होती है तो वहां पे माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसको बोलते हैं इमेज इंटेंसिफायर। ओके फ्रेंड्स, इमेज इंटेंसिफायर है। एन इमेज इंटेंसिफायर इज डिवाइस दैट इंटेंसिफाइज लो लाइट लेवल इमेज टू हाई लेवल दैट कैन बी सीन विथ ह्यूमन आई। इसके अंदर इस तरह का डिवाइस होता है ये, जिसके अंदर एक तरीके से जो इमेज इंटेंसिफायर डिवाइस इसलिए बोला गया है कि कोई भी लो लाइट लेवल की कोई इमेज होती है तो उसको जो ह्यूमन आईज देख सकती है, यानी इस तरह की जो लो लाइट लेवल की जो इमेज होती है उसको ह्यूमन आईज से देखा नहीं जा सकता है, तो उसको इस लेवल पे उस इमेज को कन्वर्ट करती है ये कि जो ह्यूमन आईज से दिखाई दे। तो इस तरीके से एक बार इसको बोला जा सकता है कि इंटेंसिफायर है, यानी इमेज को कन्वर्ट करती है लो लाइट एनर्जी लेवल से जो ह्यूमन आईज देख सकती है इस तरह के लेवल के ऊपर। यदि बहुत ज्यादा हाई है तो उसको लो करती है, और बहुत ज्यादा लो है तो उसको हाई करती है, बट जो ह्यूमन आईज देख सकती है उस लेवल पे इसको चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। ओके फ्रेंड्स, और कैन बी डिटेक्टेड बाय ये कैमरा, और कैमरे के द्वारा उसको डिटेक्ट भी करती है। ये पहले डिटेक्ट करती है, उसके बाद ये चेंज करती है। एन इमेज इंटेंसिफायर कंसिस्ट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब विथ सेवरल कन्वर्जन एंड मल्टीप्लीकेशन स्क्रीन। इसके अंदर ये कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से बनी होती है, जैसे एक इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब होती है और इसके साथ ही साथ एक स्क्रीन लगी होती है जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन और कन्वर्जन की कैपेसिटी होती है। यहां आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है एक स्क्रीन है जिसके अंदर एक ह्यूमन बॉडी भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक सामने स्क्रीन लगी होती है
और इस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, किसी भी प्रकार की इमेज को चेंज करके, यानी जो मल्टीप्लीकेशन होता है स्क्रीन के अंदर, और स्क्रीन के अंदर उसको कन्वर्जन करके यहाँ पे शो कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो आपको साइड में दिखाई दे रही है, ये वैक्यूम ट्यूब है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहां आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो है ऑटोक्लेव्स, जिसको अपन प्रेशर स्टीम स्टरलाइजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेशर के यानी स्टीम के प्रेशर के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के यूज में आता है, इसीलिए इसको अपन प्रेशर स्टीम स्टरलाइजर भी बोलते हैं। एन ऑटोक्लेव इज मशीन दैट यूजेज स्टीम अंडर प्रेशर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड स्पोर्स ऑन आइटम दैट आर प्लेस्ड इनसाइड ए प्रेशर वेसल्स। प्रेशर वेसल्स क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बीच में जो बॉडी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन जो प्रेशर वेसल बोलते हैं। और इस प्रेशर वेसल के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाता है स्टरलाइज करने के लिए, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, स्पोर्स इस तरह के कुछ भी होती है, तो उनको अपन स्टरलाइज कर लेते हैं, यानी उसको किल करने के यूज में आता है इसका। द आइटम आर heated to an appropriate sterilization temperature for a given amount of time। इसके अंदर एक तरीके से जो हीटेड टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को स्टरलाइजेशन के लिए जितना टेम्परेचर यूज होता है उस टेम्परेचर को सेटअप कर दिया जाता है, और एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए सेटअप कर दिया जाता है। यानी जैसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड को 30 मिनट्स के लिए, इस तरीके से यहाँ पे टाइम और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन और अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, वो सब मैन्युअली यहाँ पे इसके अंदर कंट्रोल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओटी फोगर मशीन। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ओटी फोगर मशीन है, बट वार्ड के अंदर, आईसीयू के अंदर सब जगह वैसे यूज होती है। एक तरीके से एक जो क्लोज रूम होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के यूज में आती है। फोगर इज यूज्ड फॉर फोगिंग ऑल टाइप ऑफ वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट इन क्लोज्ड रूम। यदि किसी भी प्रकार का वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई भी डिसइंफेक्टेंट वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, और उसके बाद फोगिंग की जाती है, यानी फोगर किया जाता है उसके अंदर उसको एक क्लोज रूम के अंदर, और उसके बाद उस रूम को एक फिक्स टाइम तक बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो कंप्लीट रूम है वो स्टरलाइज हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है एक तरह से। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसको अपन बोलते हैं हार्ट लंग्स मशीन। ओके फ्रेंड्स, हार्ट लंग मशीन इसको क्यों बोला गया है कि इस मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, और इस मशीन की इस तरह की कैपेसिटी है, ऐसे केपेबल है कि ह्यूमन हार्ट और लंग्स का कुछ टाइम के लिए हार्ट और लंग्स का काम ये मशीन कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे किसी चीज को रिप्लेस करना हो, या किसी चीज को वहां पे रिप्लेस करना हो, या फिर उसको ट्रीट करना हो, ठीक करना हो, तो उस कंडीशन में हार्ट और लंग्स के काम है वो ये मशीन कर लेती है। जैसे किसी की कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी होती है, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर सीपीबी बोलते हैं, तो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी के दौरान इस मशीन का यूज किया जाता है। तो जब तक वो चीज रिपेयर होती रहती है, या रिप्लेस होती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हार्ट और लंग्स का जो काम है वो ये मशीन करती है। ओके फ्रेंड्स, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सीपीबी इज टेक्निक इन विच मशीन टेम्परेली टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स ड्यूरिंग सर्जरी। टेम्परेली यानी कुछ टाइम के लिए सर्जरी के दौरान ये मशीन है वो हार्ट और लंग्स का काम करती है, मेंटेनिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ पेशेंट्स बॉडी। एक तरह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जैसे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो जो सर्कुलेशन के लिए यूज होता है जिसका, तो वो काम भी करती है। उसी के साथ साथ वहां पे ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन करती है ब्लड के अंदर, जो लंग्स का काम होता है। ओके फ्रेंड्स, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ पेशेंट्स बॉडी, द सीपीबी यानी कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पंप इटसेल्फ इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज हार्ट लंग्स मशीन। वैसे इसको कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी के दौरान यूज किया जाता है, इसलिए इसको कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पंप भी बोल सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसका हार्ट लंग्स मशीन भी नाम है। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम के अंदर सीपीबी पंप भी पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किक बकेट। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, एक तरीके से ये भी एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसके नीचे व्हील लगे हैं, तो इसका नाम है किक बकेट। इसका अपन थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं। द टर्म
किक बकेट रेफर्स टू कंसेप्ट दैट बकेट इज माउंटेड ऑन व्हील एंड इज देयरफॉर इजीली मूव्ड अराउंड द ऑपरेटिंग रूम बाय द फुट। इसका किक बकेट नाम इसलिए निकाला हुआ है, इस तरह से इसका कंसेप्ट है कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर कुछ व्हील लगे हुए हैं जिसके कारण से इसको इजीली मूव कराया जा सकता है। कहां पे? ऑपरेटिंग रूम के अंदर। और किसके द्वारा? फुट के द्वारा। यानी जब ऑपरेटिंग रूम के अंदर जब सर्जन होता है या फिर अदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स होता है, उस दौरान वो जब किसी सर्जिकल साइट पे काम कर रहा होता है तो अपने जो स्ट्राइल हैंड होते हैं उनको वहां पे टच नहीं कर सकता है किसी चीज पे, तो उस दौरान अपने फुट की हेल्प से, इसके अंदर व्हील लगे होते हैं तो इसको इधर से इधर मूव कराया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और इसको स्पेशल तरीके से इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसका नाम है किक बकेट। द किक बकेट इज यूज्ड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ नंबर ऑफ पेलेबल एंड डिस्पोजेबल आर्टिकल्स सच एज स्पंज दैट आर यूज्ड टू अब्सॉर्ब ब्लड और फ्लूइड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जब किसी भी प्रकार का प्रोसीजर कर रहे होते हैं सर्जिकल साइट पे, तो उस दौरान कुछ स्पंज होते हैं जो ब्लड को अब्सॉर्ब किए हुए होते हैं जैसे साइट के ऊपर, उनको इसके अंदर डाला जाता है। और इसके साथ ही साथ अदर कोई प्लास्टिक मटेरियल या फिर जो भी वेस्टेज है, उस सर्जिकल साइट पे यूज होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट का वेस्टेज है, तो उन सभी को इसके अंदर डाल दिया जाता है। यानी एक तरह से सर्जिकल साइट के पास ये एक तरह से डस्टबिन होती है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जन लेंस ग्लासेज, यानी क्वेश्चन नंबर 13, जिसका नाम है सर्जन लेंस ग्लासेज। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक तरह से जो सर्जन होता है, जो सर्जिकल साइट पे काम करता है, जो सर्जरी कर रहा होता है, वो अपने जो स्पेक्स होते हैं, जो अपने ग्लासेज होते हैं, उनके सामने एक लेंस लगा देता है जो इसके अंदर स्पेशल टाइप से आपको दिखाई दे रहा है लगाया हुआ, तो उसको अपन बोलते हैं सर्जन लेंस ग्लासेज। इसको अपन सर्जिकल आई लूप्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सर्जिकल आई लूप्स। पहले एग्जाम के अंदर सर्जिकल आई लूप्स के नाम से पूछा गया है। द स्मॉल मैग्नीफायर्स माउंटेड विद इन लेंस ऑफ ग्लासेज, जो ग्लास है उस ग्लास के ऊपर एक लेंस डिजाइन किया होता है, उसको लगा दिया जाता है, जो सर्जन जब सर्जरी करता है तो उस टाइम यूज करता है। कैन बी ए ट्रेमेंडस बेनिफिट टू योर सर्जिकल टीम particularly during complicated or lengthy procedure that require precise attention to detail। इससे क्या होता है, जब एक कोई लंबी सर्जरी होती है या फिर एक सर्जिकल साइट पे बहुत लंबा इंटेंशन लेना होता है या लॉन्ग टाइम तक वहां पे अटेंशन में रहना होता है, तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। बिकॉज जो ये लेंस होते हैं वो एक छोटी सी साइज को भी बड़ा करके दिखाता है, तो जिसके कारण से आंखों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ता है वहां पे, इसलिए इसको स्पेशल टाइप से डिजाइन करके यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये भी वैसे एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहां आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है सर्जिकल ग्लव्स। ओके फ्रेंड्स, वैसे काफी इजी क्वेश्चन है, बट कई बार थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सर्जिकल ग्लव्स इज टू एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर। जो इसका जो प्राइमरी पर्पज है, क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सर्जिकल ग्लव्स का प्राइमरी पर्पज क्या है, तो ये क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। टू प्रिवेंट द पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जरी के दौरान ये एक तरह से प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है, किसके अंदर, बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट। और पेशेंट और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, जो नर्सिंग ऑफिसर हो सकता है, ओटी टेक्नीशियन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, जो भी वहां ओटी में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर होते हैं या फिर जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, उनके और पेशेंट के बीच में एक तरह से प्रोटेक्टिव बैरियर काम करता है। हो सकता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किसी प्रकार की कोई कंटामिनेटेड सरफेस पे टच हुआ है या फिर कोई इस तरह की डिजीज है जो ट्रांसमिट हो सकती है, या फिर पेशेंट को है, तो एक दूसरे को ट्रांसमिशन नहीं हो, इसलिए वहां पे प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सर्जिकल मास्क। ए सर्जिकल मास्क आल्सो नोन एज फेस मास्क, इसका फेस मास्क भी नाम है। और वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, और आजकल कोरोना की वजह से लोग इसको बहुत ही अच्छे से वैसे भी जानने लग गए। जो सर्जिकल मास्क होता है इसको अपन 3 प्लाई मास्क भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर देखो आपको अलग तरीके से जो प्लाई साइज के अंदर या फिर अलग टाइप से लेयर दिखाई दे रही है, इसलिए इसको अपन 3 प्लाई मास्क भी बोलते हैं। इट इंटेंडेड टू बी वर्न बाई हेल्थ प्रोफेशनल ड्यूरिंग हेल्थ केयर प्रोसीजर।
कोई भी हेल्थ केयर प्रोसीजर कर रहा होता है तो उस कंडीशन में हेल्थ केयर वर्कर इसको यूज करता है, हेल्थ प्रोफेशनल या हेल्थ केयर वर्कर। इट इज डिजाइनेटेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन पेशेंट एंड ट्रीटिंग पर्सनल बाय कैचिंग बैक्टीरिया सेड इन लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड एरोसल फ्रॉम द वियर्स माउथ एंड नोज। जो सर्जिकल मास्क है वो हेल्थ केयर वर्कर की भी सेफ्टी करता है और इसके साथ ही साथ जो पेशेंट की भी सेफ्टी करता है। कैसे? जो हेल्थ केयर वर्कर जो काम कर रहा होता है, उस प्रोसीजर कर रहा होता है, उस प्रोसीजर के दौरान हेल्थ केयर वर्कर के मुंह से जो भी कोई भी ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट या फिर एरोसल जिसके अंदर कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, तो वो ट्रीट साइट पे जाके गिर सकते हैं और वहां पे इंफेक्शन कोज कर सकते हैं, इसलिए इंफेक्शन से प्रिवेंट करता है। इसको इसी तरीके से एक स्पेशल रूप से डिजाइन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको फेस मास्क भी बोलते हैं, सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो है सर्जिकल कैप। सर्जिकल कैप्स सर्व टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग फील्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ओरिजिनेट इन द पर्सनल्स हेयर एंड स्कैल्प्स। फ्रेंड्स, जो सर्जिकल कैप होती है वो भी इंफेक्शन से प्रिवेंट करती है, कंटामिनेशन से प्रिवेंट करती है। कहां से? इसको अपन हेड के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है वो अपने हेड पे अप्लाई कर लेता है, जिसके कारण से हेल्थ वर्कर की जो हेयर्स होते हैं, जो उसकी स्कैल्प होती है, उस स्कैल्प से किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहां से ओरिजिनेट हुआ है वो ऑपरेटिंग फील्ड के अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइट पे जाके किसी प्रकार से वहां इंफेक्शन कोज ना करे। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है सर्जिकल गाउन। ओके फ्रेंड्स, सर्जिकल गाउन है ये भी एक तरह से जो इंफेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ये भी एक तरह से प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। सर्जिकल गाउन इज यूज टू प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट फ्रॉम सर्जिकल टीम। जो सर्जिकल टीम कौन होती है? जो सर्जरी कर रहे होते हैं, जहां जो डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, हेल्थ केयर वर्कर होता है, ओटी टेक्नीशियन होता है, तो जो वो लोग होता है, एनेस्थेटिक्स होता है, तो उनसे डायरेक्ट किसी प्रकार का जो कॉन्टेक्ट होता है उस कॉन्टेक्ट से किसी भी प्रकार का इंफेक्टियस एजेंट ट्रांसफर ना हो, यानी सर्जिकल टीम से किसी पेशेंट को किसी प्रकार का इंफेक्शन ट्रांसफर ना हो, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। वी डिजाइन द सर्जिकल गाउन्स यूजिंग टॉप क्वालिटी हाइड्रोफोबिक नॉन वोवन मटेरियल। जो इसको एक स्पेशल रूप से डिजाइन किया जाता है जो हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, इसके ऊपर पानी वगैरह एंटर नहीं करता अंदर, हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन वोवन भी होता है, यानी नॉन वोवन मटेरियल का बना होता है, सोनतारा का, विथ इनहेंस्ड एयर परमेबिलिटी। और इसकी जो एयर परमेबिलिटी भी होती है, एयर भी इसके अंदर इधर से इधर क्रॉस हो सकती है, जिनके कारण से स्किन वगैरह भी खराब नहीं होती हेल्थ केयर वर्कर की। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये भी वैसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रो सर्जिकल कोटरी मशीन, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो यानी लाइट से चलने वाली, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलने वाली, सर्जिकल जो सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर यूज होती है, कोटरी मशीन है, यानी कोटरी को चलाने वाली। कोटरी आप जानते हैं एक तरीके से होम्योस्टेसिस की तरह ही, या फिर अपन आगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, स्पेशल डिजाइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक बार किसी साइट के ऊपर जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है वहां से ब्लीडिंग हो रही होती है सर्जरी के दौरान, तो उसको वहां पे क्लोटिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो उसको चलाने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए एक तरह से मशीन है ये। इट मेक्स यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट टू कट, यानी इसकी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट होता है जिससे किसी भी स्किन को या किसी सरफेस एरिया को कट किया जा सकता है, कोगुलेट किया जा सकता है, यानी क्लोट करवाया जा सकता है, और डेसिकेट करवाया जा सकता है, फुलग्रेट टिश्यू, एंड कैन बी परफॉर्मेड यूजिंग आइदर मोनोपोलर और बाइपोलर एनर्जी इन कंजक्शन विथ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। एक तरीके से स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के द्वारा किसी साइट के ऊपर या फिर जहां पे ब्लड वेसल्स हो सकती है, स्किन हो सकती है, उसको कट कराने के लिए, कोगुलेट करवाने के लिए, या फिर किसी टिश्यू को फुलग्रेट कराने के लिए वहां पे इसका यूज किया जाता है। जो दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कोटरी होती है वो एक तो मोनोपोलर होती है, एक होती है बाइपोलर, जिसको भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट से इसका यूज किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहां पे अपन देखेंगे इलेक्ट्रोसर्जिकल कोटरी पेंसिल, जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था।
वो इस जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक जो कोटरी है, इस कोटरी को चलाने के लिए या फिर इसको वहां पे इस तरीके से जो कोटरी काम करती है, इसके मैकेनिज्म को बनाने के लिए उस मशीन का यूज किया जाता है, या इसको ऑपरेट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बट जो कोटरी होती है ये सर्जिकल साइट पर डायरेक्टली काम किया जाता है। इसके पेंसिल इसलिए बोला गया है कि इस तरह से पेंसिल टाइप की होती है। इलेक्ट्रोकोटरी यूजेज इलेक्ट्रिकल करंट टू हीट ए मेटल वायर। इसका जो मेटल का जो वायर होता है वहां से हीट करवाया जाता है, देट इज देन अप्लाइड टू टारगेट टिश्यू। जहां पे अपने को सर्जिकल साइट पे काम करना होता है, वहां पे जो टारगेट टिश्यू होता है, एंड ऑर्डर टू बर्न और कोगुलेट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ टिश्यू। बर्न तो इसलिए करवाया जाता है कि वहां तो बर्न तो होता ही होता है, एक तरह से मेटल और हीट प्रोवाइड करती है, यानी मेटल की रोड टाइप में होती है, और इससे इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा वहां पे हीट प्रोड्यूस की जाती है, और उस हीट से वहां पे बर्न करवाया जाता है। तो बर्न करवाने के कारण से छोटी छोटी जो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स होती है, वहां पे उनका कोगुलेशन हो जाता है ब्लड का, और कोगुलेशन से वहां उस साइड पे ब्लीडिंग नहीं होती है। फर्स्टली तो ये यूज होता है। उसके अलावा वहां पे जो टिश्यू होते हैं उनको फुलग्रेड करवा लिया जाता है, और जो बर्न करवा के वहां पे एक तरह से कट करवा दिया जाता है उन टिश्यूज को। और ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। अब अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एक मोनोपोलर कोटरी होती है, एक बाइपोलर कोटरी होती है। उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहां जो अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर अपन मोनोपोलर और बाइपोलर जो कोटरी होती है उनके अंदर डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो डायग्राम फर्स्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है ये क्या है, ये मोनोपोलर कोटरी है, और जो डायग्राम सेकंड है इसके अंदर क्या है, ये मोनोपोलर कोटरी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसके अंदर 2 वायर दिखाई दे रहे हैं, और जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें सिंगल वायर आपको दिखाई दे रहा है। बट कोटरी तो दोनों की सेम है, बट यहाँ पे वायर 2 है। बट इन जो कोटरी है, इस कोटरी के नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पेड होती है। इस पेड से मोनोपोलर कोटरी में तो जो दो वायर होते हैं, जिनमें से एक पेड से कनेक्ट होता है, दूसरा कोटरी से कनेक्ट होता है। इस कोटरी के अंदर मशीन से जो इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ आ रहा है, और जो मोनोपोलर कोटरी का जो पेड है नीचे वाला, इस पेड के साथ एक वायर अटैच है, इसके साथ वापस चला जाता है। यहां आपको एरो के निशान भी दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के अंदर, जहां पे कोटरी से जो अटैच वायर है, इस वायर से देखो यहाँ पे करंट आ रहा है, इसका एरो का निशान उस तरीके से बना हुआ है, और जो पेड के साथ जो वायर अटैच है इसके साथ वापस करंट इसके अंदर मशीन के अंदर जा रहा है। इसके साथ ही साथ अपन दूसरे डायग्राम की बात करें जो बाइपोलर कोटरी का है, इसके अंदर देखिए जो एक ही वायर अटैच है, इस वायर से ही करंट आ रहा है और इस वायर से ही करंट वापस जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो यहाँ पे कोटरी है वो आपको सेम दिखाई दे रही है, बट इस कोटरी की जो टिप होती है, इस टिप के ऊपर यहाँ पे 2 रोड निकली हुई होती है, यानी डबल रोड होती है। एक रोड से वहां पे जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो पास होता है, एक से वापस रिटर्न बैक होता है, और इसी वायर के थ्रू इस मशीन के अंदर वापस चला जाता है। तो इस तरीके से होती है मोनोपोलर और बाइपोलर कोटरी। अब इसके अपन थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। मोनोपोलर इलेक्ट्रोसर्जरी द करंट पासेज फ्रॉम द प्रोब इलेक्ट्रोड। प्रोब इलेक्ट्रोड कौन सा है, जो एक कोटरी है, इसको अपन बोलते हैं प्रोब इलेक्ट्रोड, टू टिश्यू एंड थ्रो द पेशेंट टू रिटर्न पेड टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट। सर्किट कौन सा होता है, जो सर्किट जो वायर दिखाई दे रहा है, इस सर्किट होता है, यानी करंट मशीन से इस कोटरी में आके सर्जिकल साइट पे अपना काम करके वापस रिटर्न बैक हो जाता है मशीन के अंदर, तो एक सर्किट बनाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो प्रोब इलेक्ट्रोड होता है वो टू द टिश्यू एंड थ्रो द पेशेंट टू रिटर्न पेड टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट। इन बाइपोलर इलेक्ट्रोसर्जरी द करंट ओनली पासेज थ्रू द टिश्यू बिटवीन द 2 आर्म्स ऑफ फोर्सेप। मैंने बताया था कि जो फोर्सेप्स होती है, जो इलेक्ट्रिकल जो कोटरी होती है, इस कोटरी के अंदर 2 आर्म्स होती है, यहाँ पे 2 रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके कंपैरिजन में यदि अपन मोनोपोलर की बात करें तो वहां पे सिंगल आर्म होती है। शेप्ड इलेक्ट्रोड विजुअलाइज द टिप ऑफ पेयर ऑफ ट्यूजर्स। ओके फ्रेंड्स, यानी जो बाइपोलर के अंदर करंट आया और उस पेड के अंदर वहां पे काम करके और वहां से रिटर्न बैक इसी वायर के थ्रू होता है, इस तरीके से एक सर्किट बनाता है। और जो मोनोपोलर कोटरी है, इसके अंदर आता दूसरे वायर से है और वापस रिटर्न बैक दूसरे वायर से होता है, इस तरीके से एक सर्किट बनता है। सर्किट तब बनता है जब करंट आके अपनी साइड पे काम करके रिटर्न बैक मशीन में वापस चला जाता है, तो एक सर्किट बनता है। तो इस तरीके से इसका सर्किट बनने की जो मैकेनिज्म है वो दोनों की डिफरेंट है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए इनको मोनोपोलर कोटरी और बाइपोलर कोटरी नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, आप आज जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से अपन बात करें तो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। आज अपन ने ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए।
अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो शायद अपने ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड सभी इंस्ट्रूमेंट कवर हो जाएंगे। जो मोस्टली क्योंकि वैसे तो ऑपरेशन थिएटर के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में और आईसीयू में कॉमन होते हैं। तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट को अपन जो आईसीयू के इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, जो इंस्ट्रूमेंट वहां डिस्कस कर चुके हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट को यहां डिस्कस नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ। अच्छा फ्रेंड्स, इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारे आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413722120। आप हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड होना चाहते हैं तो अपना नाम और आपका एड्रेस लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपका नंबर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड कर दिया जाएगा। और यदि हमारे चैनल से रिलेटेड आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी jatinmedicalnursingacademy@gmail.com। इसके साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, वहां पे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो करिए और टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, जहां पे हम रेगुलर कुछ ना कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। वहां पे कुछ हमारे जो वीडियो से रिलेटेड या फिर वीडियो की जो भी पीडीएफ्स होती है वो भी वहां पे प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, जो किसी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको इन पेजेस के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।